Hello students. So today we are going to study about a very important topic. It's called electroconvulsive therapy or ECT. So ECT is one of the most potent and sometimes life-saving treatment in psychiatry. Okay, ये बहुत well known procedure है psychiatric में. ये एक फिजिकल थेरेपी है और ये एक बहुत पेनलेस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक थेरेपी है जो पहले डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया की जो पेशेंट होता था उस पर यूज़ किया जाता. तो सबसे पहले किसने ये आविष्कार किया था? सबसे पहले 1938 में सेरेलेटी एंड बीनी ने ये जो प्रोसीड्यूर है ईसीटी उसको आविष्कार किया था. एंड रिसर्च इंडिकेट्स दैट अभी 80 इयर्स कंप्लीट हो गया है ये ईसीटी आविष्कार होने के बाद. स्टिल ईसीटी रिमेन्स द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस ऑफ डिप्रेशन, बीपीएडी एंड स्किज़ोफ्रेनिया. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट procedure. So let's see the definition. What is ECT actually? So ECT is a physical therapy in which with the help of two electrodes, current is passed through the temporal region in between the two hemispheres of the brain to produce a grand mal type seizure. Okay. So यहाँ से हमको समझ में ये आता है कि ECT जो है वो एक फिजिकल थेरेपी है जिसमें टू इलेक्ट्रोड्स का यूज़ होता है. सो विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स क्या करता है, हमारा जो टेम्पोरल रीजियन है उसमें से करंट पास करता है. ठीक है, और वो जो करंट है वो कहाँ से पास होता है? थ्रू हमारा ब्रेन का जो दो हेमिस्फेयर होता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर. थ्रू दिस टू हेमिस्फेयर द करंट विल बी पास्ड. ओके, एंड इट विल प्रोड्यूस ए सीजर called grand mal type seizure. Okay, so this is the definition of ECT. सो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं ECT का आइडिया आया कहाँ से. ठीक है, हर किसी का एक आविष्कार के पीछे कुछ आइडिया होता है, किसी का कहाँ से आता है. ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं पीछे जाके कि ये ECT का शुरुआत कहाँ से हुआ था. ठीक है, इन अर्ली डेज, जब पहले के ज़माने में मेंटल हॉस्पिटल को एजाइलम बोला करता था. ठीक है, तो अर्ली डेज में जब एजाइलम हुआ करता था तो एजाइलम का कीपर्स जो है, जो एजाइलम को देख रेख करते थे, वहाँ पे एजाइलम का कुछ कीपर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि जो मेंटल पेशेंट एजाइलम में है, जिन लोगों का एपिलेप्सी डिसऑर्डर है, सो उन लोगों का वन टाइम सीजर अटैक आने के बाद उन लोगों का जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो साइकोटिक सिम्टम्स है, वो बहुत हद तक इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो ये जो आइडिया जो एजाइलम कीपर्स लोगों ने रखा था उसको लेके उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया. ठीक है, द पोर्तुगीज साइकेट्रिस्ट लाडिस्लास मेडुना था, तो उसने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया. ठीक है, कि बाहर से कैसे आर्टिफिशियल सीजर इंड्यूस करके साइकोटिक सिम्टम्स को कम कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद 1934 में मेडुना ने मिट्राजोल नाम की एक ड्रग, स्टिमुलेंट ड्रग का आविष्कार किया, जो जिस ड्रग को हाई डोज में अगर हम पेशेंट के ऊपर देते हैं, पेशेंट को देते हैं हाई डोज में, तो वो सीजर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली उसका जो ट्रीटमेंट था वो ऐसा सक्सेस भी हो गया. उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो सीजर उसने प्रोड्यूस किया मिट्राजोल देके, उसको मिट्राजोल इंड्यूस सीजर बोलते हैं. ठीक है, तो उस सीजर में देखा गया जो पेशेंट के ऊपर उसने वो इंड्यूस किया, वो पेशेंट का जो साइकोटिक सिम्टम्स था वो बहुत हद तक ठीक हो गया. ठीक है, उसके बाद से वो थेरेपी कन्वाल्सिव थेरेपी के नाम से जाना जाता था. ठीक है, अभी 1937 में क्या हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ फार्माकोलॉजिकल कन्वाल्सिव थेरेपी के ऊपर. ठीक है, जो ऑर्गेनाइज हुआ था स्विट्जरलैंड में, और साइकेट्रिस्ट मैक्स मुलर ने वो ऑर्गेनाइज किया था. ठीक है, बाय दिस टाइम
ये थोड़ा सा रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि ये जो मिट्राजोल इंड्यूस सीजर था, मतलब जो कन्वाल्सिव थेरापी था, जो मिट्राजोल देके सीजर प्रोड्यूस करने वाला जो थेरापी था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है, वो ट्रीटमेंट रिलेटेड। जैसे मोस्ट कॉमन क्या क्या प्रॉब्लम नोटिस करना शुरू किया कि उसमें जो सीजर प्रोड्यूस होता है वो बहुत हाई वायोलेंट थ्रेशिंग कन्वल्शन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत हाई लेवल का कन्वल्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका रिजल्ट में क्या होता था कि मैक्सिमम पेशेंट को वर्टिबल फ्रैक्चर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता था और होता भी था, ठीक है। और भी दूसरा भी प्रॉब्लम था, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा मॉर्बिड एप्रीहेंशन हो जाता था, मतलब उन लोगों को बहुत ऐसा डर हो जाता था कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ अनफॉर्चुनेट होने वाला है उन लोगों के साथ, ऐसा उन लोगों को एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता था, ठीक है। सो इसकी वजह से ये जो कन्वाल्सिव थेरापी है वो बहुत सारा कंट्रोवर्सी में आ गया, और साइकेट्रिस्ट लोग जो है वो लोग नया ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया कि कैसे इस थेरापी को रिप्लेस करके उसको ऑल्टरनेटिवली दूसरा चीज़ करके सीजर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि सीजर प्रोड्यूस करने से साइकोटिक सिम्टम्स का रिड्यूस होता है, वो कॉन्सेप्ट तो था, पर सेफली कैसे सीजर प्रोड्यूस करना है उसको लेके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। अराउंड द सेम टाइम इटाली में एक न्यूरोलॉजिस्ट रहता था, उसका नाम था यूगो सेरलिटी, ओके। वो भी एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उसको लेके कि उसने आर्टिफिशियली सीजर कैसे इंड्यूस करके सीजर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वो डॉग्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ठीक है। तो उसने जो डॉग्स के ऊपर शुरू किया, उसने इलेक्ट्रिक शॉक देके डायरेक्ट कैसे सीजर प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर शुरू किया। अभी ये आइडिया उसको कैसे आया कि इलेक्ट्रिक शॉक देना है, उसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। एक दिन जब वो सेरलेटी इटाली में एक बुचर की शॉप में गया, बुचर मतलब जो कसाई है, जो मीट कट करते, मीट वाला का शॉप जो मीट कट करके बेचता है, ठीक है, जो एक बुचर की शॉप में गया और उसने देखा कि बुचर जब पिग को कट करने वाला था, उससे पहले वो पिग को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, और वो जो पिग था वो धीरे धीरे एनेस्थेटाइज्ड होके कोमा लाइक स्टेट में चला गया। वो देख के उसका वो बहुत वंडर फील हुआ, और तब से उसके दिमाग में वो आइडिया आ गया, क्यों ना वो चीज़ हम ह्यूमन माइंड में भी करके देख सकते हैं कि जो ईसीटी से पहले जो कन्वाल्शन होता है वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट लाया जाए तो कैसा होगा। उसी के बाद से उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और 1938 में सेरलेटी और उसका जो साइकेट्रिक कॉलीग बिनी था, उन दोनों ने मिलके ईसीटी का आविष्कार किया, और उन लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया अपना फर्स्ट पेशेंट के ऊपर जिसको स्किज़ोफ्रेनिया था, और उसमें डेल्यूशन, हेलुसिनेशन एंड कन्फ्यूजन भी था, ठीक है। और एज प्लान वाइज उन लोगों का जो प्लान था, उन लोगों का जो ट्रीटमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, और पेशेंट का जो कंडीशन था वो इम्प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सो 1940 में ये टेक्निक जो है वो ऑलमोस्ट सब जो साइकेट्रिक बड़ा साइकेट्रिक हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया एज ए ट्रीटमेंट, ओके। सीरियस मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट के तौर पे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल में ये अडॉप्ट कर लिया, बट अभी भी उसका जो युद्ध है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इन 1960 में एक एंटी साइकेट्री मूवमेंट आया, जिसमें क्या हुआ, साइकेट्रिक का जितना भी प्रोसीजर था, उन लोगों का जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया था, जो थ्योरीज था, वो प्रिंसिपल था, सबके ऊपर क्वेश्चन आ गया उन लोगों उसका लेजिटिमेसी को लेके, वो सबका, ठीक है। इसमें ईसीटी भी इंक्लूड था, ठीक है। उसमें बोला गया कि जो ईसीटी जो है वो एक इनह्यूमन और टॉर्चरस प्रोसीजर है। सो इतना पब्लिसिटी हुआ इसका, जो 1960 to 1970 में ईसीटी फॉल हो गया, ठीक है। बट ज़्यादा दिन तक नहीं, 1980s में फिर से ईसीटी का रिन्यूअल हुआ, वो फिर से रिवाइव हो गया, ठीक है। एंड
from that day. Today it is a widely accepted treatment for serious mental disorders, and this taught and practiced at hospitals throughout the world. Okay, एंड ये माना जाता है कि एनुअली अप्रॉक्सीमेटली 1 million people will receiving ECT and getting well. Okay, so this is the history about ECT. So the next, see the indication. किस किस पेशेंट को हम लोग ECT दे सकते हैं. पहला है डिप्रेशन. सीवियर डिप्रेशन का जो पेशेंट है उन लोगों को हम ECT दे सकते हैं. देन सीवियर अटैक ऑफ मेनिया एंड डिस्ट्रक्टिव एजल्टिव इम्पल्सिव बिहेवियर जिन लोगों में है, स्किजोफ्रेनिया, देन डेलिरियम, ऑर्गेनिक साइकोसिस, वो लोगों में भी वो सब डिसऑर्डर में भी हम ECT दे सकते हैं. नेक्स्ट, और किस किस को दे सकते हैं, जैसे कि प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी जिसको है उसको भी दे सकते हैं. एनोरेक्सिया पेशेंट को भी दे सकते हैं. अर्ली मॉर्निंग इंसोमनिया जिसको है, जो मेनली एंडोजीनियस डिप्रेशन में होता है. देन लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आइडियाज ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस. ये जो सारा डिसऑर्डर है ये एक्चुअली डिप्रेशन का है. सारा डिसऑर्डर, सारा साइंस एंड सिम्टम डिप्रेशन का है मैक्सिमम. सो ये इस पेशेंट में दिया जा सकता है. सो कंट्रा इंडिकेशन, किस किस पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते. ठीक है, जैसे इंक्रीज, जिस पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है. देन जिसका ब्रेन ट्यूमर होता है, हेमाटोमास होता है, सब एराक्नोइड हेमोरेज होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है जिसका, देन हाइपरटेंशन जैसे जिसका होता है, देन रेटिनल डिटैचमेंट, सीवियर सिस्टेमिक डिजीज इन्वॉल्विंग लंग्स, किडनी, हार्ट. देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑस्टियोमाइलिसिस, बिकॉज ऑस्टियोमाइलिसिस में ऑलरेडी फ्रेजाइल होता है बोन्स, तो जो कन्वल्शन प्रोड्यूस होगा उसमें फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. और फ्रैक्चर पेशेंट को भी ऐसे ही नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड पेशेंट है, तो मूवमेंट के दौरान उन लोगों का डिसलोकेशन होने का चांसेस रहता है. सो दीज आर ऑल द कंट्रा इंडिकेशन. नेक्स्ट वी कैन सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, हम कब कब दे सकते हैं वो ट्रीटमेंट को. ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड रेजिमेन में नहीं है. ठीक है, तो पेशेंट का जो सिचुएशन है, पेशेंट का जो लेवल है, क्रोनिक है या फिर उसका जो एक्यूट है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं. मैक्सिममली वीकली 2 to 3 टाइम्स दिया जाता है. ठीक है, अगर पेशेंट ज़्यादा एजिटेटेड, इरिटेटेड और एक्साइटमेंट का है तो ऐसा होता है कि रोज़ एक दिया जाता है, उसके बाद ऑल्टरनेटिवली इसको रिपीट किया जाता है. ठीक है, देखा इन अप्रॉक्स स्किज़ोफ्रेनिया क्लाइंट्स को ठीक होने के लिए कम से कम 12 से 15 ECT ज़रूरत होता है. और डिप्रेशन जो पेशेंट है, जो मैनिक डिप्रेसिव पेशेंट है, उन लोगों के केस में देखा गया है कि वो पेशेंट को 6 से 8 ECT देने के बाद ही उन लोगों में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है. अभी और एक दूसरा बात भी है, ECT हमारा रिलैप्स को प्रिवेंट नहीं करता है. ECT देने के बाद मान लीजिए कोई ठीक हो गया, ठीक है, तो उसका ये गारंटी नहीं है कि एक मंथ बाद नहीं तो 1 साल बाद ये डिजीज़ दोबारा नहीं होगा, ये साइंस एंड सिम्टम्स फिर से दोबारा बैक नहीं होगा. रिलैप्स मतलब बैक, ओके, फिर से बैक नहीं होगा. तो ये ECT कोई गारंटी नहीं देता कि एक बार ठीक होके घर जाने के बाद दोबारा आपको रिलैप्स नहीं होगा. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक होने के बाद भी हमको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट को लेना ज़रूरी है. और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम लोगों को रेगुलरली ड्रग्स और साइकोथेरापीज लेना है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ECT. ECT कितना टाइप्स का होता है, एक है डायरेक्ट ECT एंड दूसरा है मॉडिफाइड ECT.
सो देखते हैं डायरेक्ट ईसीटी क्या है। डायरेक्ट ईसीटी है जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस ज़्यादा होता था और इसमें कोई भी एनेस्थेशिया या तो फिर मसल रिलैक्सेंट यूज़ नहीं होता था। और मॉडिफाइड ईसीजी जो है, जो अभी यूज़ होता है, अभी मैक्सिमम जगह पे जो ईसीजी यूज़ होता है जो मॉडिफाइड हो चुका है और जिसका कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है माना जाता है, तो उस ईसीटी को मॉडिफाइड ईसीटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मसल रिलैक्सेंट एंड एनेस्थीसिया एजेंट दोनों यूज करता है कि ताकि कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो। ठीक है, सो ईसीटी में क्या क्या ड्रग्स यूज किया जाता है, तो ईसीटी में मेनली 2 ड्रग्स यूज किया जाता है, 2 इंजेक्शन दिया जाता है, जो पहले बोला, क्योंकि ईसीटी में अभी मैक्सिमम जगह पे जो ईसीटी यूज होता है वो है मॉडिफाइड ईसीटी। एंड मॉडिफाइड ईसीटी में मैक्सिमम एनेस्थेशिया एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट यूज होता है। तो एनेस्थेशिया एजेंट जो यूज होता है वो मेनली होता है इंजेक्शन थायोपेंटोन सोडियम, वो मेनली 500 मिलीग्राम का होता है और उसको जो डोज है 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट यूज होता है और आईवी रूट में दिया जाता है। ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है। नेक्स्ट जो मसल रिलैक्सेंट यूज होता है वो है इंजेक्शन सक्सेनाल कोलाइन। ओके, ये एक मसल रिलैक्सेंट है और वो भी आईवी के रूट से ही दिया जाता है और जो डोज है वो है 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके, सो ये 2 इंजेक्शन ही मेनली यूज होता है ईसीटी में। सो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड हम प्लेस कहाँ करते हैं। ठीक है, सो द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिपेंड अपॉन द यूनिलैटरल एंड बायलैटरल ईसीटी। ईसीटी बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट, ईसीटी को फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक है यूनिलैटरल और दूसरा है बायलैटरल। सो बायलैटरल पहले हम देखते हैं, बायलैटरल क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये बायलैटरल ईसीटी है, ये बायलैटरल ईसीटी है, जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो है ये 2 जगह पे ये जो इलेक्ट्रोड्स है 2 बाईटेम्पोरल रीजियन में प्लेस किया गया है। ठीक है, ये हमारा टेम्पोरल रीजियन है, यहाँ पे 2 टेम्पोरल रीजियन में इलेक्ट्रोड प्लेस किया गया है, तो इसको बायलैटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे हम लोग वो प्लेस सिलेक्ट करेंगे कि बाय टेम्पोरल लोब में कहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, तो मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे। सो ये हमारा एक आई है, ये जो पार्ट है इसको इनर कैंथस बोलते हैं हम, और ये जो पार्ट है इसको आउटर कैंथस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये ईयर है हमारा, ईयर, और ये जो है ये जो लाइन जहाँ तक टच करी ये जो है हमारा टर्गस ऑफ ईयर बोलते हैं इसको। सो अगर हमारा आउटर जो कैंथस है आई का, ये हमारा आँख का जो आउटर कैंथस है, उससे अगर टर्गस ऑफ ईयर तक हम अगर एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, तो उस इमेजिनरी लाइन का एक मिड पॉइंट निकालेंगे हम, और ठीक उस मिड पॉइंट के 1 इंच एबव जो पॉइंट होता है उस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रोड प्लेस करना है, वही सही प्लेस है इलेक्ट्रोड प्लेस करने का। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं यूनिलैटरली, ये तो हो गया बायलैटरली की दोनों टेम्पोरल लोब में प्लेस्ड करना है। अभी आ गया यूनिलैटरली में, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसमें यूनिलैटरली प्लेस किया है, देखो एक ही तरफ प्लेस किया है, यूनी मतलब एक ही तरफ, बाय मतलब 2 तरफ, ये बायलैटरली है जो दोनों तरफ किया है, यूनिलैटरली मतलब एक ही तरफ प्लेस किया है, एक ही तरफ। अभी ये क्वेश्चन आता है कौन सा तरफ प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो ये हमको नॉन डोमिनेंट साइड में प्लेस करना है, मतलब जो राइट हैंडेड पर्सन है उसका लेफ्ट साइड का टेम्पोरल लोब में ये प्लेस करना है, और दूसरा जो प्लेस करना है वो टॉप ऑफ द हेड प्लेस करना है। ठीक है, सो नॉन डोमिनेंट साइड में ही यूनिलैटरल में प्लेस करना है। ठीक है, सो बट मैक्सिमम जो टाइप्स यूज होता है वो है बायलैटरल, जो फिर भी जो माना जाता है कि यूनिलैटरल जो टाइप्स है उसमें जो पोस्ट
ईसीटी पोस्ट कन्वल्शन कन्फ्यूजन जो है, एमनेशिया जो है उसका वो मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ये माना जाता है। फिर भी जो मैक्सिमम यूज प्रोसीड्यूर टाइप्स है वो है बायलैटरल। ओके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बायलैटरल जो प्लेसमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा से दिखाई देता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितना अमाउंट करंट हम पास करेंगे ईसीटी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिका साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक स्टैंडर्ड डोज दिया है, तो उसमें बोला गया है कि 70 to 120 वोल्ट ही हम करंट पास कर सकते हैं, और वो भी ओनली 0.3 to 1.5 सेकेंड्स के बीच में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कॉमनली आस्क्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना वोल्ट दिया जाता है और कितना सेकंड तक दिया जाता है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस और वाइवा क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट द थिंग इज दैट एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये ईसीटी का, ये अभी तक नॉट फुल्ली नोन। अभी तक वो टोटली की यही है वो हम नहीं बोल सकते, फुल्ली हम लोग नहीं पता है। फिर भी जो पता है उसमें ये बहुत सारा हाइपोथेसिस है इसको लेके। तो जो मैक्सिमम एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है कि जब ये सीजर प्रोड्यूस करता है, ईसीटी जो सीजर प्रोड्यूस करता है, तो सीजर क्या करता है, अगर सीजर हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, हमारा ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, जो इम्पल्स होता है, वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा जो ब्रेन में न्यूरॉन होता है उसके बीच बहुत फायरिंग शुरू हो जाता है। फायरिंग मतलब क्या होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में बहुत जल्दी से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है, अभी हमको पता है मेंटल डिसऑर्डर जो है वो मेनली होता है ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका इम्बैलेंस से ही होता है। ठीक है, अगर सीजर प्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली, तो सीजर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है, और ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उससे ब्रेन का न्यूरॉन की बिटवीन जो ट्रांसमिशन है वो भी बढ़ जाता है, और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो रिसेप्टर साइट को भी एक्टिवेट कर देता है ज़्यादा न्यूरॉन रिलीज करने में। ठीक है, तो जो ब्रेन का जो इम्बैलेंस होता था न्यूरोट्रांसमीटर का, तो ब्रेन का एक्टिविटी और न्यूरॉन का फायरिंग ज़्यादा होने से वो जो बैलेंस होता था वो बैलेंस होना शुरू हो जाता था। मतलब सपोज डिप्रेशन में सेरोटोनिन कम निकलता था, तो ज़्यादा फायरिंग होगा तो ज़्यादा सेरोटोनिन निकलेगा, और ज़्यादा सेरोटोनिन निकलेगा प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से, तो ये ज़्यादा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में कम्युनिकेट होगा, क्योंकि फायरिंग ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा फायरिंग होगा उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा न्यूरोट्रांसमीटर का, और इतना ज़्यादा वो ट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन का जो परिमाण है वो इंक्रीज हो जाएगा, और डिप्रेशन का जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से माना जाता है कि ये मेनली क्या करता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। हम लोगों को ड्यूरिंग ईसीटी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना है। सीजर में क्या ऑब्जर्व करना है, जब ईसीटी देंगे तो सीजर में क्या करना है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना है कि सीजर प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, और उस सीजर कैसा है। ठीक है, तो जैसे हमने बोला है कि ग्रैंड माल टाइप का सीजर होता है, तो उसमें 2 फेजेस होता है, एक है टोनिक फेज और एक है क्लोनिक फेज, उसको हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। तो पहले क्या होता है, टोनिक फेज होता है। टोनिक फेज में क्या होता है, सिर्फ ये जो होता है सीजर का जो मूवमेंट होता है हमारा पैर की टो में ही दिखाई जाता है, क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने मसल रिलैक्सेंट दे के रखा है। ठीक है, और टो के जो एंकल है वहाँ पे एक बीपी कफ हम लोग ऐसे
रैप करके रखते हैं कि मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट थोड़ा कम आए उधर पे, और जो मूवमेंट है वो हमको दिखाई दे और हम कंफर्म हो सके कि सीजर हो रहा है, जो टोनिक और क्लोनिक फेज है वो चल के हो गया है। ठीक है, तो सिर्फ टो में ही जो फिजिकल सिम्टम्स है वो दिखाई देगा हम लोग को। बाकी इंटरनली ईईजी मशीन के साथ लगे रहता है और ब्रेन का इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमको दिखाई देता है। फिजिकली ओनली हमको टोज में वो चीज़ हमको दिखाई देगा। ठीक है, सो जो टोनिक फेज है उसमें क्या होगा, टो का जो टो है हमारा, जो पैर का जो फिंगर है वो पहले कंट्रैक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसका प्लेंटर फ्लेक्शन हो जाएगा और वो 10 सेकेंड के लिए स्ट्रे करेगा। ये टोनिक फेज है। उसके बाद आएगा क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज में क्या होगा, पहले टोनिक फेज में ये प्लेंटर फ्लेक्शन होगा 10 सेकेंड तक। ठीक है, उसके बाद जब क्लोनिक फेज आएगा उसके बाद सिर्फ फाइन मूवमेंट होगा। ठीक है, पैर की उंगली का सिर्फ फाइन मूवमेंट होगा और वो स्टे करेगा 25 to 30 सेकेंड तक अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद से पूरा रिलैक्सेशन फेज में चला जाएगा। ठीक है, सो इंटरनली वो चेंज हम लोग ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की जरिए देख सकते हैं, जो कि पेशेंट की बॉडी के साथ लगा रहता है। और फिजिकली हमको सिर्फ वो प्लेंटर फ्लेक्शन इन टोनिक फेज एंड 5 मूवमेंट्स इन क्लोनिक फेज में ही पता चलेगा कि सीजर कंडक्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन। हर प्रोसीज्यूर का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि बाहर से कुछ एक्स्ट्रा इंड्यूस किया जा रहा है और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन तो सब में होता है, तो वो भी कॉम्प्लिकेशन वो ईसीटी भी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर है नहीं, तो उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा। तो देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा। फर्स्ट, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है कि ईसीटी के बाद लाइफ थ्रेटनिंग कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, या तो फिर डेथ हो गया, या तो फिर ब्रेन डैमेज हो गया। बहुत रेयर है इस तरह का कॉम्प्लिकेशन। मेनली जो छोटा मोटा दिखाई देता है वो है फ्रैक्चर हो जाता है कभी कभी, जो ऑस्टियोपेरोसिस का, या तो फिर ओल्ड पेशेंट का जिसका बोन बहुत फ्रेजाइल है, अगर मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है तो क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर किसी को, और एक चीज़, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उन लोगों को कभी भी ईसीटी नहीं देना है, क्योंकि हम लोगों ने कंट्राइंडिकेशन में भी पढ़ा है। ठीक है, सो हार्ट का प्रॉब्लम में अगर ईसीटी दिया जाता है तो डिसएरिथमिया और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी जो पेशेंट है, हार्ट पेशेंट और जो भी कंट्राइंडिकेटेड पेशेंट है, सबको अच्छे से आइडेंटिफाई करके ही उसके बाद ईसीटी करवाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस रहेगा। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है? ठीक है, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है कि ईसीटी के दौरान जितना भी मेमोरी हो, इन जितना दिन इसे सपोज 1 वीक तक ईसीटी दिया, 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक, तो इन दौरान कुछ ऐसा होता है कि पुराना कुछ चीज़ें भूल गया, या तो इन बिटवीन जो मेमोरी है वो भूल जाता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि पूरा ज़िंदगी भूल जाएगा। कुछ 1 हफ्ता, किसी किसी को 1 घंटा, किसी किसी को कुछ घंटा, किसी किसी को हफ्ता, किसी किसी को 1 मंथ बाद भी वो अपने आप रिमिट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ज़िंदगी रहेगा, ऐसा बहुत कम ही होता है, अपने आप ही वो रिन्यू हो जाता है। देन रेस्टलेस हो जाता है। ठीक है, एंग्जाइटी हो जाता है, कन्फ्यूजन एक मोस्टली नॉर्मल और कॉमन हो जाता है कि डिसओरिएंटेशन हो जाता है आफ्टर ईसीटी। ठीक है, डिसओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन हो जाता है, फिर से रीओरिएंट करवाना पड़ता है। ड्राउजीनेस हो सकता है, पुअर कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स होगा, डिफरेंट बॉडी एक्स होगा, हेड एक्स होगा, अनस्टेडी गेट हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पाल्पिटेशन, नाजिया, वोमिटिंग ड्यू टू एनेस्थेटिक इफेक्ट, वो सब साइड इफेक्ट्स हमको दिखाई दे सकता है, पर इतना सीवियर कुछ नहीं है। डिलेड इफेक्ट में क्या साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं? एमनीशिया फॉर रिसेंट इवेंट, रिसेंट इवेंट को भूल सकता है वो, और कन्फ्यूजनल साइकोसिस हो सकता है। अभी ये ईसीटी का टीम में कौन कौन रहेगा, कौन कौन ईसीटी टीम में शामिल रहेगा? जो फर्स्ट है साइकियाट्रिस्ट रहेगा, नेक्स्ट एनेस्थेटिस्ट रहेगा, नेक्स्ट नर्स, और नर्सिंग रिलेटेड जितना एड है, जो आर्टिकल जरूरी है, वो सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रूल ऑफ नर्स इन ईसीटी ट्रीटमेंट। सो ईसीटी ट्रीटमेंट नर्स का बहुत बहुत बड़ा सा रूल है। ठीक है, तो मेनली जो ईसीटी दिया जाता है वो इन
पेशेंट को ही दिया जाता है, ठीक है, जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट रहता है उसको ही दिया जाता है, पर कभी कभी कोई कोई हॉस्पिटल में आउट पेशेंट पेशेंट को भी दिया जाता है, ठीक है। तो इन दौरान पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान जो सेटिंग होता है ना ईसीटी का, वो नर्स को बहुत अच्छे से चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सेटिंग होता है 3 डिवीजन में सेटिंग होता है। क्या क्या? एक वेटिंग रूम और रेस्टिंग रूम रहता है, एक ट्रीटमेंट रूम और ईसीटी रूम जिसको बोलता है वो रहता है, और एक रिकवरी रूम और आफ्टर केयर रूम रहता है, ठीक है। तो ये 3 तरह का सेटिंग होता है, ठीक है। तो नर्स को वो सारा चीज़ें देखना पड़ता है। सो पहले देखते हैं कि ये जो रूम्स होता है वो मेनली एक ही लाइन में होता है, जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, मैक्सिमम जो होता है। तो सपोज मान लीजिए ये पहला वाला वेटिंग रूम है, ठीक है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट रूम है, उसके बाद ये रिकवरी रूम है, एक ही लाइन में मैक्सिमम टाइम में होता हुआ। इन बिटवीन ये रूम्स दरवाज़ा होता है, इन बिटवीन जा सकते हैं, एकदम पास पास ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि वेटिंग रूम और रेस्टिंग रूम कैसे होता है और क्या क्या रहना है वेटिंग रूम में, रेस्टिंग रूम। एक पिक्चर में हमको दिखाई में दे रहा है, एक पेशेंट रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेनली जो वेटिंग रूम होता है उसमें क्या होता है, उसमें पेशेंट को वार्ड से लेके इस वेटिंग रूम में पहले लाया जाता है। जो फर्स्ट रूम है वो वेटिंग रूम है, वहाँ पेशेंट को डायरेक्टली ईसीटी रूम में नहीं लिया जाता है, ठीक है। पेशेंट को वार्ड से लेके आने के बाद वेटिंग रूम में रखा जाता है। ये जो वेटिंग रूम है उसका सेटिंग थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका जो लाइट्स होगा वो बहुत डिम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, और उसका जो रूम का जो कलर होगा बहुत सूदिंग रिलैक्सिंग लाइट कलर का होगा। उसके बाद उस रूम में थोड़ा बहुत मैगजीन, थोड़ा बहुत बुक्स, न्यूज़पेपर, वो सब रखा जाएगा, क्योंकि ये इन स्टेट में पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव्स को एंजाइटी हो सकता है कि अरे प्रोसीजर क्या है, तो कैसे होगा, हमारा क्या होगा, ठीक है, वो सारा सब चीज़ क्वेरीज रहता है। तो इस एंजाइटी शुरू हो जाता है पेशेंट को, तो ये एंजाइटी दूर करने के लिए वहाँ पे थोड़ा मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह रखा जाता है कि उन लोगों का माइंड को डाइवर्ट कर सके। नेक्स्ट जो उस वेटिंग रूम के अटैच्ड में टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि बिफोर प्रोसीजर पेशेंट को मैक्सिमम टाइम ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपना बावल और ब्लैडर को खाली करे, ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन अगर यूरिन और फिसिस वॉइड होता है तो ये स्पॉयल होने का, बेड स्पॉयल होने का, क्लॉथ स्पॉयल होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट, नर्स को हमेशा उस वेटिंग रूम में एक नर्स अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट और पेशेंट का रिलेटिव्स का बहुत सारा एंजाइटी और क्वेरीज रहता है रिलेटेड टू प्रोसीजर। जब भी हम लोग कोई नया प्रोसीजर करने जाते हैं हम लोगों को भी बहुत क्वेरीज रहता है, ये क्या है, कैसे होगा, इसमें कोई ख़राब तो होने का चांस नहीं है, कुछ ज़्यादा डरने वाला तो कुछ बात नहीं है, पेन तो नहीं है, ऐसा बहुत सारा हम लोगों को क्वेरीज रहेगा। तो एज ए पेशेंट और पेशेंट की पार्टी को भी वैसा रहता है, तो उन लोगों को एंजाइटीज़ और क्वेरीज दूर करने के लिए हमेशा देयर शुड बी ए नर्स टू सपोर्ट पेशेंट एंड पेशेंट का फैमिली। और उसके बाद हमेशा नर्स को जो जो आर्टिकल है जैसे कि ड्रग्स वगैरह सब कुछ रेडी रखना है वो वेटिंग रूम में। नेक्स्ट जो है वो है ट्रीटमेंट रूम का सेटिंग। ट्रीटमेंट रूम में क्या देखना है, पेशेंट का आर्टिकल कंफर्ट रिलेटेड क्या नर्स को चेक करना है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट रूम है वो नियर टू द पेशेंट जो वेटिंग रूम है उसका सामने ही होगा, और जो पेशेंट के बेड जो ईसीटी का, जिस रूम में ईसीटी होगा उस ईसीटी रूम का जो उसका पेशेंट का बेड होगा, जिस बेड पे वो ईसीटी देगा वो बेड थोड़ा नीचे वाला होगा, मतलब लो लेवल का बेड होगा और वेल पेडेड होगा, और उस बेड में दोनों साइड में साइड रेलिंग्स होगा, जैसे कि वो पेशेंट गिर ना जाए और गिर के कुछ फ्रैक्चर ना आए, इसीलिए वेल पेडेड इसलिए होगा कि अगर मूवमेंट हो रहा है कन्वल्शन की टाइम में तो ज़्यादा चोट ना आए उन लोगों को, ठीक है। और तो इंजुरी प्रिवेंट करने के लिए ये सब हमको देखना पड़ेगा, और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए स्क्रीन अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है और क्या क्या चीज़, जैसे स्मॉल पिलो रखना पड़ेगा। स्मॉल पिलो पेशेंट की वेस्ट के नीचे रखने के लिए स्मॉल पिलो अरेंज करके रखना पड़ेगा कि
कन्वल्शन की टाइम में इंजुरी ना हो जाए, ठीक है। देन माउथ गैग रखना पड़ेगा रेडी, कि माउथ गैग की थ्रो कन्वल्शन टंग बाइट ना हो जाए, ठीक है। और हम जो पेशेंट की एयरवे है वो पेटेंट रखने के लिए भी माउथ गैग ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, और भी सारा सामान लाइक टंग, स्पेटुला, एंडोट्रैकियल ट्यूब, स्टेराइल कैथेटर, वो सब रेडी रखना है कि अगर पेशेंट को सक्शनिंग की ज़रूरत है तो वो सब यूज़ किया जाए, ठीक है। और ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बूवेग भी रेडी रखना है, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का ज़रूरत हो गया है तो तुरंत हम दे सकें। और आर्टिकल्स प्रोसीजर के लिए क्या रेडी करना है? सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर हो ही नहीं सकता, वो है ये ट्रॉली कंटेनिंग ये ECT मशीन व्हिच इज़ वर्किंग। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ECT मशीन है और जब सब रेडी करके रखा है, ECT का मशीन प्लग ऑन किया, चल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जब नर्स सेटिंग करेगा तो ECT का जो मशीन है उसको चेक करके रखना है कि सब ओके कंडीशन में है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, सो द नेक्स्ट इज जेली और सलाइन। ओके, जेली और सलाइन क्यों रखना है? क्योंकि हम जो ECT का इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे उसको जेली और सलाइन में डीप करके ही प्लेस करना है, क्योंकि हमको पता है जेली और सलाइन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट का जो है गुड कंडक्टर होता है। तो जो जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा तो जो करंट है उसमें से बहुत आसानी से पास हो सके। नेक्स्ट, इमरजेंसी ड्रग एंड रिससिटेशन ट्रे, माउथ वाइज BP एपरेटस, स्टेराइल सीरीज एंड स्पिरिचुआ, वो सब कुछ रेडी रखना है, ठीक है। रिकवरी रूम में क्या क्या चीज़ सेटअप करना है? रिकवरी रूम में हम कब लेके जाएंगे? जब पेशेंट को ECT कंप्लीट हो जाएगा और पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा और वो थोड़ा पेनफुल स्टिमुलाई में रेस्पॉन्ड कर पाएगा, तब हमको ट्रांसफ़र करना है रिकवरी रूम में, ठीक है। एक स्ट्रेचर को रेडी रखना है, जिस स्ट्रेचर के थ्रू हमको पेशेंट को ECT रूम से रिकवरी रूम में लेके जा सकते हैं। देन वाइटल साइंस ऑब्जर्वेशन करने के लिए वाइटल साइंस ट्रे रेडी रखना है हमको। माउथ वाइप्स रेडी रखना है कि ECT के दौरान अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होता है तो उसको हम वाइप्स कर सके। एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्लॉथ रखना है रिकवरी रूम में। अगर ECT के दौरान कन्वल्शन जो होता है उसके दौरान अगर पेशेंट को पेशेंट का यूरिन और फिसिस निकल जाता है तो कपड़ा ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए नया कपड़ा का एक सेट रखना है। और टॉयलेट फैसिलिटी जो है रिकवरी रूम के साथ ही होना चाहिए, अगर पेशेंट जाना चाहता है तो वो जा सकता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्सिंग केयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ECT, ठीक है। नर्सिंग का क्या रूल है बिफोर गिविंग ECT, ड्यूरिंग ECT एंड आफ्टर गिविंग ECT? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो लेट्स सी क्या क्या रूल है, वन बाय वन वी कैन सी। सो पहले जो देखते हैं वो है बिफोर गिविंग ECT नर्सेस का क्या रूल होता है। तो पहले हम लोगों को जो ट्रीटमेंट का सूट है वो प्रोसीजर के लिए वो रेडी करना है, ठीक है। वो रूम पूरा रेडी रखना है, जैसे सेटिंग बोला, प्री जो वेटिंग रूम है, जो ECT रूम है और जो आफ्टर केयर रूम है, वो पूरा सेटिंग रखना है, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न कॉन्सेंट लेना है। रिटर्न कॉन्सेंट किससे लेना है? रिटर्न कॉन्सेंट लेना है पेशेंट की जो नियरेस्ट रिलेटिव है उससे लेना है। जो प्रोसीज्यूर है ECT का वो पूरा डिटेल में बोल के पेशेंट के रिलेटिव से हमको रिटर्न कॉन्सेंट लेना है। क्यों लेना है? क्यों? ये लीगल प्रोटेक्शन के लिए लेना है हमको, ठीक है। और जितना हो सके पेशेंट को पहले से हम ना बोले कि पेशेंट को ECT देने वाले हैं, क्योंकि वो पेशेंट को एंग्जाइटी हो सकता है, ठीक है। सो अवॉइड करना चाहिए कि जितना हो सके पेशेंट को हम ना बोले। पर पेशेंट की जो क्लोज रिलेटिव है उसको ऑफ कोर्स पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करके रिटर्न कॉन्सेंट लेना ही लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या करना है? एडजस्टेबल हाइट स्ट्रेचर ट्रॉली जो है उसको लो लेवल में हम लोगों को एडजस्ट करना है उसका हाइट।
उसके बाद कंप्लीट प्री ट्रीटमेंट चेकलिस्ट, जैसे हमको थोड़ा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, और पेशेंट का जो जो एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है बिफोर ट्रीटमेंट, जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन, हार्ट कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, ईसीजी का रिपोर्ट चेक करना है, लंग्स चेक करना है, बोन फ्रेजिलिटी चेक करना है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है कि नहीं, ब्लड हीमोग्लोबिन के लिए टेस्ट करना है, यूरिन, शुगर, एल्बुमिन, ये सब जो टेस्ट है वो सब कुछ कंप्लीट हुआ है कि नहीं, वो चेकलिस्ट हमको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है जो पेशेंट जो ईसीटी के पेशेंट है उन लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट पढ़ाया जाता है हम लोग आइडेंटिटी करने के लिए, तो वो ब्रेसलेट है कि नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद पेशेंट का जो सामान होता है, क्योंकि ईसीटी के टाइम में कोई भी चीज़ जैसे कि घड़ी वगैरह जो भी है चीज़ है, पेशेंट का जो वैल्यूएबल सामान है वो पेशेंट के पास नहीं रख सकता है, तो वो सामान को सेफली उसकी रिलेटिव के पास देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स का है। और वो एक और पेशेंट को हम ईसीटी करने का मिनिमम 4 आवर्स पहले से नील पर ओरल रखना है, क्योंकि हम उसमें जनरल एनेस्थेशिया का यूज़ करेंगे, तो अगर नील पर ओरल नहीं रखेंगे तो एस्पिरेशन होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को पेशेंट को जिस दिन एसीटी है उसका अगला दिन या तो सुबह हम लोगों को क्या करना है, अगर पेशेंट को शैम्पू करना है, अच्छे से शैम्पूइंग करना है, क्योंकि पेशेंट की हेयर में कुछ भी ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है वो बहुत बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो वो क्या हो सकता है, अगर तेल बाल में ऑयल रहेगा ना तो वो इलेक्ट्रिक ठीक तरह से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट, पेशेंट की बॉडी में अगर कोई भी हेयर पिन्स, ब्रेसलेट, बॉडी पियर्सिंग या तो फिर कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स लाइक घड़ी, रिंग, ऐसा जो भी कुछ भी चीज़ अगर ऐसा मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हो तो वो रिमूव करना है, क्योंकि जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि अनवांटेड जगह में इलेक्ट्रिक पास हो जाए, ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो के बर्न वगैरह हो जाए। नेक्स्ट, पेशेंट को हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए बिफोर प्रोसीजर कि वो यूरिन और फीसिस पास करे, ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई इनकॉन्टिनेंस ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट का कोई प्रोस्थेसिस, डेंचर, ग्लासेस, हेयरिंग एड्स, ये सब कॉन्टैक्ट लेंसेज रहता है तो रिमूव करने के लिए बोलेंगे। जैसे कि डेंचर्स हो गया, डेंचर्स मतलब आर्टिफिशियल टीथ अगर रहता है तो ड्यूरिंग जब ईसीटी जब कन्वाल्शन शुरू होता है तो टांग बाइट होता है, तो इसमें चांसेस रहता है कि वो जो डेंचर्स है वो खोल के रेस्पिरेटरी ट्रक को ब्लॉक कर दे, ठीक है, तो इसलिए पहले से ही डेंचर्स वगैरह निकालना ज़रूरी है। नेक्स्ट, पेशेंट का एंग्जाइटी रिलीफ करने के लिए एंग्जाइटी मैनेजमेंट का टेक्निक यूज़ करना है, ठीक है, और पेशेंट को हमेशा सपोर्ट करना है। उसके बाद पेशेंट का जो क्लॉथ्स है, अगर पेशेंट को टाइट क्लॉथ्स, टाई वगैरह पहन के आता है, कभी कभी हो जाता है ईसीटी में जब वो आउट पेशेंट से आता है, तो वो सब अलाउ नहीं करना है, ठीक है, जितना हो सके लूज़ करना है पेशेंट की टाइट क्लॉथ्स को, और मैक्सिमम में तो हॉस्पिटल का खुद का ड्रेस है वही पहनाता है, वही बेस्ट है, तो ताकि रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके। और जो पेशेंट का अगर फीमेल पेशेंट है तो कुछ भी मेकअप नहीं होना चाहिए उसके फेस में, जैसे कि लिपस्टिक, नेल पॉलिश, वो सब रिमूव करना है, क्योंकि अगर साइनोसिस हो गया तो नेल की थ्रू हम लोग पता चल कर सके थ्रू कलर चेंजेस की उसको साइनोसिस हो गया। सो दिस आर ऑल द नर्सिंग केयर बिफोर गिविंग ईसीटी। अभी देखते हैं ड्यूरिंग ईसीटी में क्या क्या नर्सिंग केयर कर सकते हैं हम। तो ड्यूरिंग ईसीटी में क्या कर सकते हैं, हमको पेशेंट को अभी सब कुछ देख लिया, तो अभी पेशेंट को वेटिंग रूम से क्या किया, वेटिंग रूम से ईसीटी रूम में ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। जब ट्रांसफ़र करेंगे तब हम देखेंगे पेशेंट को जहाँ पे जिस बेड में हम सुलाएंगे ईसीटी बेड वो वेल पेडेड होना चाहिए टू प्रिवेंट इंजरी, और कंफर्टेबल पोजीशन देना है, और मेनली जो ईसीटी के लिए पोजीशन रिकमेंडेड है वो है डॉर्सल और सुपाइन पोजीशन, ओके। पोजीशन करने के बाद उसकी लंबर कर्व के नीचे पिलो डालना नहीं भूलना है हमको, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है इंजरी ड्यूरिंग कन्वल्शन। नेक्स्ट, हम लोगों को जो ईजी, इलेक्ट्रोड से बीपी कफ है, पल्स ऑक्सीमीटर है, वो सब
कुछ रेडी करना है पेशेंट के बॉडी में लगा के, उसके बाद हम लोगों को वो इंजेक्शंस देना है। क्या इंजेक्शन? जो एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट का इंजेक्शन देना है। तो इसमें थायोपेंटन देंगे एज ए एनेस्थेटिक एजेंट, और मसल रिलैक्सेंट के लिए सक्सेनाइलकोलिन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईसीजी का इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, प्रिपेयर करेंगे हम लोग देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जेल अप्लाई करके ईसीटी दिया जाएगा। जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट ट्रेन होगा वो ही ईसीटी दे पाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं ईसीटी हो गया, अभी नर्सिंग केयर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ईसीटी देंगे उससे पहले हमको क्या करना है, सपोर्ट करना है। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, पेशेंट का जो आर्म है, जो थाई से, वो सब सपोर्ट करना है, रिस्ट्रेन करना है पेशेंट का लेग, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है तो फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है। तो जो सपोर्टिव स्टाफ्स रहता है उन लोगों ने मिलके पेशेंट को आर्म्स और थाइस को रिस्ट्रेन करना है। नेक्स्ट क्या करना है, पेशेंट का हाइपर एक्सटेंशन करना है बिफोर गिविंग ईसीटी। उसको चीन को लिफ्ट करना है कि जाकि एयरवे पेटेंट रहे, ठीक है। फिर बिफोर गिविंग ईसीटी हमको फ्यू ब्रेथ्स ऑक्सीजन देना पड़ेगा ताकि कन्वल्शन के बाद ना एपनिया ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमको जेली अप्लाई करना है, टू द इलेक्ट्रोड्स में जेली अप्लाई करना है। उसके बाद ईसीटी कंडक्ट करना है जो साइकेट्रिस्ट करेगा। उसके बाद हमको देखना है कि क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, हम लोगों को पहले पता था कि ड्यूरिंग ईसीटी क्या ऑब्जर्व करना है। उसी ऑब्जर्व करना है हम लोगों को टॉनिक और क्लोनिक फेज का सीजर। पहले जब ईसीटी इंड्यूस होगा तब 10 to 15 सेकेंड तक टॉनिक स्टेज रहेगा, जहाँ पे टूस का प्लेंटर फ्लेक्शन होगा। उसके बाद 25 to 30 सेकेंड तक क्लोनिक स्टेज रहेगा, वहाँ पे सिर्फ फाइन मूवमेंट्स होगा टोस का। उसके बाद रिलैक्सेशन स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी एयरवे में कुछ भी इंस्ट्रक्शन या तो सिक्रेशन होता है तो हम लोगों को इमीडिएटली सक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन देखा गया पेशेंट को, रेस्पिरेटरी या तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, तो तुरंत हमको ऑक्सीजन मास्क के थ्रू क्या करना है, ऑक्सीजन डिलीवरी करना है, ठीक है। सो वो रहा ड्यूरिंग ईसीटी हमको क्या क्या केयर देना है। नेक्स्ट हमको करना है पोस्ट ईसीटी। ईसीटी कंप्लीट हो गया, अभी क्या केयर देना है नर्सेस को, ठीक है। पहले सबसे पहले जो क्या करना है, रिकॉर्ड करना है वाइटल पैरामीटर्स को, वाइटल साइंस लेना है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद पेशेंट को साइड लाइंग पोजिशन में लेके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो करना है, पेशेंट को ईसीटी बेड से ट्रॉली में लेके आफ्टर केयर रूम में, रिकवरी रूम में लेके जाना है। उसमें सबसे पहले वाइटल साइंस रिकॉर्ड करना है, उसके बाद साइड लाइन पोजिशन में लेके जाना है, और अगर उसका मुंह से कोई सिक्रेशन निकल रहा है तो उसको वाइप करना है। उसके बाद जो क्या करना है, पेशेंट को हर 15 मिनट्स में सबसे पहले क्या करना है, हर 15 मिनट्स में पेशेंट का वाइटल साइंस चेक करना है। उसके बाद 30 मिनट बाद वाइटल साइंस चेक करके नॉर्मल, जब तक नॉर्मल नहीं होता वो करते रहना है, ठीक है। अगर पेशेंट को सोना है तो उसको आधा घंटा तक सोने के लिए अलाउ करना है, क्योंकि बहुत एग्जॉशन हो गया उसको फिजिकली, कितना टाइम से वो इतना एंग्जाइटी था, इतना प्रोसीजर हो गया, एग्जॉशन तो होगा ना। तो अगर वो सोना चाहता है तो 30 मिनट तक अलाउ कर देना चाहिए, भाई सो जाओ, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को क्या हो जाता है, हमको पता है पेशेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अचानक से अगर ईसीटी से उठ जाता है उसको, तो कन्फ्यूजन स्टेज में हो जाता है उसको, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, अभी क्या चल रहा है। तो उसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन करवाना है, मैं कौन हूँ, वो कहाँ है, क्या हुआ है अभी, ठीक है। ये प्लेस है, ये रिकवरी रूम है, ये नर्स है, ठीक है, ये दूसरा पेशेंट है, थोड़ा ओरिएंटेशन कर देना है। उसके बाद पेशेंट को धीरे धीरे खाना देना है। पहले ही हम लोगों को कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं देना है, क्योंकि पहले हमको थोड़ा टी और पानी और ड्रिंक देना है। उसके बाद धीरे धीरे मेन कोर्स में जाना है। भूख तो लगेगा, इतना घंटे से वो नील पैरोलल में है तो खाना तो देना ही है। तो अचानक से जल्दी से सडनली खाना नहीं देना है, पहले हमको थोड़ा टी और ड्रिंक देना है। उसके बाद सेमी सॉलिड, उसके बाद सॉलिड में जाना है हमको। उसके बाद हमको पूरा प्रोसीजर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो
ये रहा पोस्ट ईसीटी केयर। अभी रिकॉर्ड क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है। डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है जो है पेशेंट का जैसे कि नाम, नेम, एज, डायग्नोसिस, ठीक है, फिर ईसीटी का टाइप किया था, डायरेक्ट और मॉडिफाइड, टाइम किया था, एज किया था, ठीक है, सेक्स किया था, ठीक है, उसके बाद उसका कितने बजे पेशेंट को रिसीव किया, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जो रिकवरी रूम में हम डॉक्यूमेंट करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में ऐसे टाइम, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रिमार्क ऐसा रहेगा टाइम में, जैसे जो हम एवरी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स बाद बात करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो टाइम में जैसे कि 10:30 AM में एक हमने वाइटल लिया, उसमें पल्स कितना है, उसमें रेस्पिरेशन कितना है, उसमें बीपी कितना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो कन्फ्यूज्ड है कि फुल्ली कॉन्शियस है। अगर पहले में तो कन्फ्यूज रहेगा तो कन्फ्यूज रखना है। उसके बाद रिमार्क्स में लिखना है कि उसका पर्सनल हाइजीन मेंटेन हुआ है कि नहीं, पेशेंट को रीओरिएंटेशन किया गया है कि नहीं, वार्ड से वोमिटिंग हुआ है कि नहीं, वो सब देखा जाता है। उसके बाद मान लो उसका 10:30 में लिया, उसके बाद उसका 15 मिनट बाद फिर से लेना है, जैसे कि 10:45 में उसका पल्स किया था, उसका रेस्पिरेशन, उसका बीपी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अभी 50 मिनट्स बाद हो सकता है तो उसका कन्फ्यूजन घट जाए और पूरा फुल कॉन्शियस में आ जाए। उसके बाद रिमार्क्स में लिखेंगे 50 एंड 50:45 को वो कॉन्शियस हो गया तो उसको हम ब्रेकफास्ट दिया है, ठीक है, पेशेंट टोटली ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन। ऐसा करके हम लोग डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेंगे, ठीक है, हर 15 मिनट बाद। उसके बाद स्टेबल हो जाने के बाद हर 30 मिनट बाद करके एक चार्ट करके डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। जैसे इस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डाटा लिख देंगे, ठीक है, नेम, एज, सेक्स, ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे पल्स, यहाँ पे रेस्पिरेशन, यहाँ पे बीपी, यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे रिमार्क्स, ठीक है। तो मान लीजिए 10:30 AM, ठीक है, उसमें पल्स 78 बीट्स पर मिनट है, रेस्पिरेशन 18 ब्रेथ्स पर मिनट है, ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg है, ये मान लो। कंफ्यूज्ड है, ठीक है, पर्सनल वन, इस तरह से। इसके बाद 10:45 इस तरह से एक रिकॉर्डिंग शीट मेंटेन करके हमको मेंटेन करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। थैंक यू।